नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का हमारा बेहद बेहद मेगा एडिशन। क्योंकि यह मेगा एडिशन कोई सामान्य मेगा एडिशन नहीं है, क्योंकि दो दौर के चुनाव हो चुके हैं और मुद्दों का शोर जमकर है और आरोप प्रत्यारोप भी खुलकर लगाए जा रहे हैं। यानी जैसे जैसे मौसम का तापमान यानी गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनावी तापमान यानी टेम्परेचर भी नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। और इस जबरदस्त चुनावी गर्मी के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटवर्क चुना है न्यूज 18, जिसके साथ उन्होंने बेहद खास बेहद महत्वपूर्ण साक्षात्कार किया है, अर्थात एक इंटरव्यू किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र से लेकर विरासत टैक्स जैसे गंभीर मुद्दों पर हर सवाल के जवाब दिए हैं। जो हर देशवासी के मन के सवाल है वो न्यूज 18 के माध्यम से हमारे पत्रकारों ने पूछे हैं। कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। दूसरा चरण बीत गया है, सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला 4 जून को होगा। तो दूसरी ओर आरक्षण से लेकर मंगलसूत्र तक घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने न्यूज 18 को एक विशेष साक्षात्कार दिया है, जिसमें 370 से लेकर संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी है और विपक्ष को कटघरे में भी खड़ा किया है। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। तो आज की सबसे बड़ी, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बीचों बीच मेगा इंटरव्यू दिया है। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर बड़ा हमला किया है, हर सवाल का बेबाक जवाब दिया है। जो सवाल देशवासियों के मन में है वो तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं। तो पहली बार उनके साक्षात्कार का हम एक बड़ा अंश आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जब सवाल पूछे गए तो क्या जवाब दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहां तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करें। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है
कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीभगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर इस बात को एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आती है, दैट्स माय क्वेश्चन, इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट आती है तो वो ओबीसी का आरक्षण कम करेगी और उसमें मुसलमान को इंक्लूड करेगी, जिसमें एससी एसटी सब आते हैं। बेशक प्रधानमंत्री ये बात डायरेक्टली कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी थी एससी एसटी और ओबीसी के लिए, उसका कोटा कम किया जाए। उसका कोटा अगर कोटा विद इन कोटा किया जाता तो उनको जाहिर एक अपर लिमिट है सुप्रीम कोर्ट की। बिल्कुल। और ये बात जो है, क्योंकि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टोज में पहले भी थी और क्योंकि देयर इज अ ट्रैक रिकॉर्ड डिफरेंट कांग्रेस गवर्नमेंट्स का इंक्लूडिंग इन कर्नाटका, इसलिए प्रधानमंत्री बड़ी सामने आके बड़े क्लियरली इस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सतीश के सिंह, आपने कई चुनाव देखे हैं। प्रधानमंत्री का ये एक बड़ा साक्षात्कार है जो कल रात 9 बजे पूरे रूप से टेलीकास्ट होगा, लेकिन इसके आज हम कुछ मुख्य बिंदु जो कि महत्वपूर्ण है उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर जिस टोन एंड टेन्योर के साथ बोल रहे थे खासतौर पर अपनी रैलीज के अंदर, और डायरेक्टली सवाल पूछा गया न्यूज 18 द्वारा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसने कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने बोला मीडिया का काम था इसको एस्टैब्लिश करना, लेकिन जब कोई नहीं बोला 10 दिन के बाद तो मुझे बोलना पड़ा इस विषय के ऊपर। देखिए, सवाल यह है कि हम तो ये इस बात के लिए बहुत प्रशंसा कर रहे हैं कि कम से कम भारतीय इलेक्शन में मैनिफेस्टो जो है सेंट्रल पॉइंट बन रहा है। वेरी पहली बार। ये तो मेरा बहुत लंबा प्रयास खुद एज एडिटर था, लेकिन वो मैं सफल नहीं हो पाया। सब हमें डाउन कर देते थे। सुनील यादव, क्या आपको लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ब्लेम है और बीजेपी का जो पॉलिटिकल ब्लेम है आपके ऊपर, वो बहुत बड़ा ब्लेम है कि आप ओबीसी कोटे को में से मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है इंडिया गठबंधन की सरकार जब आएगी, और आंध्र में और कर्नाटक की जो बात करें, कांग्रेस ये कर क्या आई है वहां पर, लेकिन कोर्ट से स्ट्राइक डाउन हुआ, तो मतलब तुष्टीकरण की तो प्रकाशा हो गई है। अमीश भाई, मैं सबसे पहले तो न्यूज 18 इंडिया को और आपकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि कम से कम आप लोगों की 10 साल की एक उपलब्धि है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके साथियों को इंटरव्यू दे दिया। हालांकि जब आपने कार्यक्रम शुरू किया और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू है, तो मैंने कुछ सवाल लिखे थे। मुझे लगा कि कोई न कोई तो वरिष्ठ साथी आपका इन सवालों पर तो एक जवाब तो मांगेगा प्रधानमंत्री। कल का इंतजार करिए, कल रात 9 बजे पूरा, इसलिए जल्दबाजी मत करिए। आपके दिल में भी जो सवाल है बोल दीजिए, बोल दीजिए। आपके दिल में भी जो सवाल है वो बोल दीजिए। कल रात को 9 बजे हर सवाल का जवाब है जो आप सुनना चाहते हैं। क्या आप पीडीए सरकार चलाने जा रहा है? क्या ये बीजेपी का पॉलिटिकल ट्रैप समझ में नहीं आ रहा है? अमीश भाई को समझ में आ गया है जिसके अंदर पूरा इंडिया अलायंस फंसता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ पॉलिटिकल ट्रैप ऑफ भारतीय जनता पार्टी। अब मैं देख रहा हूं, मैंने कल का अखबार उठाया, मैंने कांग्रेस के नेताओं की, लेफ्ट के नेताओं की, समाजवादी पार्टी के नेताओं की बातें सुनी जो वो भाषणों में कह रहे हैं। उसके अंदर वो इसी बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं करने वाले। तो ट्रैप तो सेट करा बीजेपी ने, और उस ट्रैप में के लपेटे में आप लोग आ गए। देखिए विवेक, नहीं, और इसको बिल्कुल साफ गोई से जवाब दीजिएगा। सतीश जी ने बहुत, हाँ बिल्कुल साफ साफ बोलता हूं, सतीश जी ने बिल्कुल टू द पॉइंट बोला जब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि कम से कम एक दूसरे के मैनिफेस्टो के ऊपर एक डिस्कशन इस मुल्क के अंदर शुरू हुआ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा, जब मैं भी आपके साथ पॉलिटिकल एनालिसिस में यहां पे बैठा था, पहले चरण और दूसरे चरण के बाद आगे के जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, ये सतीश जी ने भी कहा था कि जिस तरीके का टर्नआउट हुआ है ये बहुत ही संघर्ष दिखा रहा है रूलिंग गठबंधन के लिए। तो कहीं ना कहीं उसको हम फ्रस्ट्रेशन कहें या उसको एक चुनावी रैली का जुमला कहें, क्या कहें, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और बाकी भी जो भाजपा के नेता हैं, रैलियों में बहुत लूज भाषा का प्रयोग हो रहा है पिछले कुछ समय से।
और ये आपकी मेहनत है अमीश देवगन, आपके जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने सालों मेहनत करी है और चैनल आज आपका उस पोजीशन में खड़ा है कि कहीं ना कहीं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी आना पड़ा कि मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दूं, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू पुट द मैसेज अक्रॉस स्ट्रेट टू द मासेस। ये एक रियलिटी है। शहजाद पूनावाला, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है कांग्रेस की लड़ाई की बात करना? देखिए, ऐसा नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी आप देखिए कि ये अनसेटल्ड है और इनका अलायंस भी अनसेटल्ड है। और इन्होंने क्या किया है, हमारे मिलेनियल्स की लैंग्वेज में फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स होता है। नूब तो आप समझ ही गए थे। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स वाला मॉडल है कि दिल्ली में हमको फ्रेंडशिप करना है, पंजाब में अलग अलग लड़के गाली दे के बेनिफिट लेना है। दिल्ली में हमको फ्रेंडशिप करना है विवेक जी के साथ और केरल में विजयन जी को गालियां देकर बेनिफिट लेना है। ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स नहीं चलता। विवेक जी आपके टारगेट पे रहते हैं? नहीं, विवेक जी के टारगेट पे राहुल गांधी है। और राहुल गांधी के टारगेट आपको पता है, हमने जब कुछ नहीं कहा ऐसा स्टेटमेंट। एमएलए है लेफ्ट के अनवर साहब, उन्होंने राहुल गांधी के डीएनए पे बात की। ऐसी टिप्पणी तो हमने कभी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणी, ये बोला था कि राहुल गांधी भी चुनाव में बाहर चले गए। एक लास्ट वाक्य, इनका एक मॉडल जो है, हमारा मिशन और विजन इनका है कंफ्यूजन, एम्बिशन एंड डिवीजन। और इसलिए रांची में भी तो देखा ना, जूते, चप्पल, टेबल, कुर्सी, क्या बचा था सब चल गया। अच्छा, पप्पू का भी क्या हुआ? कांग्रेस ने एक पप्पू का काटा और पप्पू ने कांग्रेस का काटा। आप पप्पू यादव की बात कर रहे हैं? पप्पू यादव की नहीं, पप्पू ने कांग्रेस का काटा और फिर कांग्रेस ने पप्पू का काटा। ओके, विवेक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सतीश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए विवेक 30 सेकंड। जहां तक हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग शहजाद भाई की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि कोई ट्रैप हो नहीं रहा है और ये बीजेपी खुद को ट्रैप कर रही है। जितना ज्यादा आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम को करेंगे, जितना ज्यादा आप मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द यूज करेंगे, हम चाहते हैं आप यूज करें, उतना ज्यादा हमारे फेवर में जाएगा, क्योंकि हमारा नैरेटिव है कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ कर नहीं सकते। भाई राहुल को क्यों अनवर साहब हम तो चाहते हैं ऐसा और ज्यादा दे रहे हैं। हाँ, अब आप आ जाइए राहुल पे, आज सुन लीजिए। अब आ जाते हैं, मैं बता देता हूं सतीश जी का रिएक्शन जरूरी है। जितना बीजेपी पोलराइज करेगी उतना नुकसान बीजेपी को होगा, जो विवेक की बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि ये चुनावी पैंतरेबाजी है। क्या तो ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस ये रहता है कि मेरे ऊपर कुछ मत बात करो, ऑपोजिशन के गोल के पास दनादन मारते जाओ। तो ये पॉलिटिक्स है, इसको मैं बहुत तवज्जो नहीं देता। ये स्वस्थ राजनीति के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मैनिफेस्टो पे लाना चाहते हो, जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी एक तरीका होता है चुनाव लड़ने का, तो स्वस्थ राजनीति और स्वस्थ डेमोक्रेसी मैनिफेस्टो की बात करिए ना भाई। अरे ये मैनिफेस्टो में ये कहां से ये अनवर सब लोग आ गए यार? अनवर मैनिफेस्टो में नहीं है। नहीं, एक सेकंड, वो तो एक फैक्चुअल पॉइंट है। 10 सेकंड। अनवर जी ने जो डीएनए के ऊपर बोला, पर सतीश जी, ये उदयनिधि स्टालिन हमारा है क्या? सनातन समाप्ति की बात जब कर रहा था, ये सनातन बीमारी है, ये खड़गे जी के पुत्र बोलते हैं, हमने बोला है क्या? आम आदमी पार्टी के। और जब ये राम मंदिर में सूर्य तिलक हो रहा था, ये पाखंड है। राम मंदिर जो है गुलामी की निशानी है, रामचरितमानस। ये मैंने बोला या इन्होंने बोला? साजाद, ये मैं उनके तरफ से नहीं बोल सकता। उन्होंने बोला तो हम जवाब दे तो हम खरा। क्या आप ये बताइए, हम आपसे सवाल पूछते हैं, क्या जाति व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था भी नहीं, जाति व्यवस्था जो हिंदू सोशल ऑर्डर है, उसमें तब्दीली होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अरे मान्यवर, मुझसे क्यों पूछते हो? अंबेडकर जी ने संविधान लिखकर चले गए और उसको कौन बदल रहा है? मुस्लिमों को आरक्षण देकर। नहीं, हमें तो ये सवाल मत पूछिए। एक सेकंड सुनिए, आप प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी पे आप प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी पे मत आइए। मैं उसूल की बात कर रहा हूं। अच्छा ठीक है, करती है लेकिन इससे कोई पॉइंट पर आ जाते हैं उसूल पे। तो वो पे कर रही है। नहीं, देखिए अमित, अरे भाई, मैं बोलता हूं, डिबेट डाइवर्ट हो गई कि कांग्रेस के ये अनसेटल्ड से डिबेट डाइवर्ट हो गई। बीजेपी भी खेमेबाजी में चलती थी, लेकिन जब से कमजोर हुई कांग्रेस, आवाज के दम पे नहीं, तर्कों के दम पे। कांग्रेस, देखो ये तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है। अब मुझे जवाब दीजिए। एक सेकंड प्लीज सुन लीजिए। पहली बार देश का ओबीसी प्रधानमंत्री जिसने टेन्योर पूरा किया, मैं पूरे में शब्द नोट कीजिए, वो है नरेंद्र मोदी। किसने बनाया? बीजेपी ने। पर बीजेपी कॉस्टिस्ट पार्टी है और ये कांग्रेस जिसने ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाया, ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस। लेट्स गेट बैक टू कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस का विरोध किया, वो कांग्रेस अच्छी है। लेकिन मंडल का आप लोग भी विरोधी थे। नहीं, कांग्रेस वर्सेस मंडल का बीजेपी भी विरोधी थी। नलिन वांट टू मेक अ पॉइंट। ओके, मंडल का विरोधी थी या नहीं? बताइए। मैं तो था उस समय, बताइए उस समय था ये विरोधी की नहीं? अब बताइए, इकोनॉमी के आधार पर आरक्षण की बात सुनील यादव भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित हमने किया। मेरी रिक्वेस्ट है, मुस्लिमों को देने वाले। ओके, ऑल ऑडियंस, स्टूडियो के बाहर जा रहा हूं मैं। संजीव झा है, संजीव झा
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, ये आपका मुद्दा नहीं है जो कांग्रेस के घर में इस समय हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपकी वजह से ये हो रहा है? मुझे लगता है कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है, और लड़ाई जब बहुत बड़ी हो छोटी छोटी चीज़ों को मुझे लगता है नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि ये कुर्सी फेंका तो भाजपा का राजस्थान के टिकट बंटवारे में भी हुआ था, मध्य प्रदेश टिकट बंटवारे में भी हुआ था, तो मुझे लगता है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बड़ी लड़ाई क्या है? बड़ी लड़ाई ये है कि आज देश में एक तरह से तानाशाही है। सभी आप जितने भी आप संवैधानिक इकाई हैं उसको मिसयूज कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ क्या हुआ, हमने अपने कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था, इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये कैंपेन सॉन्ग नहीं चलने देंगे। आपत्ति क्या है? हम कहते हैं आवाज खिलाफ दीजो, सबको जेल में डाल दिया और बस उनको ही बाहर रहने दिया जो इनको माल दिया। तो इतनी लालच में, इतनी न भ्रष्टाचार से मोहब्बत, तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये स्लैंडरस रिमार्क्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ फॉर द रूलिंग पार्टी। अरे तो हम रूलिंग पार्टी के क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो किस इलेक्शन कमीशन का करेंगे? तो आप समझिए, हम पहले ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति अगर इस तरह से करेंगे कि 2 व्यक्ति आपका रहेगा और एक अपोजिशन का, तो आपके हिसाब से चलेगा वो, और वही चल रहा है। तो आज चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे बाकी जांच एजेंसी हो, सबको आपने अपने अंदर कर लिया है। जी सर जी। तो अब ये लड़ाई इस देश के जनतंत्र को, संवैधानिक इकाई को बचाने की लड़ाई है, और ये लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता है। मैं एक बात की आपको शुभकामनाएं देता हूं अमित जी, कि 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी किसी को इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू मौका आप सबको मिला, थोड़े कठिन सवाल थे, पूछ लेने चाहिए थे कि इलेक्शन बॉन्ड से जो आपने चंदा लिया, जिसको आप किंगपिन कहते थे, क्यों ले लिया? मुझे लगता है कि पीएमएलए पूरा इंटरव्यू देखना चाहिए जो कल रात 9 बजे टेलीकास्ट होगा। ओके शहजाद 30 सेकंड 30-40 सेकंड दे दीजिए और बीच में हस्तक्षेप कोई ना करे। संविधान बचाओ मान्यवर, अच्छा ठीक है, खैरा जी की गिरफ्तारी पंजाब में होती है, कांग्रेस बोलती है आपसे संविधान बचाओ। केरला में सुधाकरन जी की गिरफ्तारी होते बोलते विजयन जी से बचाओ। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लाने की बात अधीर रंजन चौधरी कहते हैं वहां पर संविधान बचाओ। बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, बीच में नहीं सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और संविधान बचाओ तो सुप्रीम कोर्ट जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे या चंडीगढ़ पे फैसला दे तब तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अगर केजरीवाल को राहत ना दे, हाई कोर्ट केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बोले, तब तो संविधान खतरे में आ जाता है। ये संविधान बचाओ नहीं, अपना अपना भ्रष्टाचार बचाओ है। सीनियर पॉलिटिकल पंडित जर्नलिस्ट टोल्ड मी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया है, 2024 के 15 जून के बाद आप उनके रिएक्शन सुनिएगा अमीश देवगन जी क्या आएंगे। एंड दे टोल्ड मी, उन्होंने बोला कि आप देखिएगा क्या होगा। एंड समाजवादी पार्टी ने यूपी में करा है, ऑल द बेस्ट टू देम। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करा है, ऑल द बेस्ट टू देम। शिवसेना उद्धव ठाकरे ने वहां करा है, महाराष्ट्र में करा है, ऑल द बेस्ट टू देम। देखिए ये अपने अपने वोट्स को इंटैक्ट रखेंगे, लेकिन कांग्रेस का उस तरह से वोट नहीं, मतलब जैसे कहते हैं अपना उनका हाउस ऑर्डर में नहीं है। एक चीज और आपने सपा की बात करी तो अमेठी और रायबरेली तो भी कैंडिडेट डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। कल की मीटिंग के बाद भी नहीं हुआ। ओके सतीश जी। देखिए मैं मानता हूं कि सारी पार्टियों में स्थितियां ऐसी ही रहती हैं। ये कांग्रेस वालों से पूछिए तो ये ज्यादा बेहतर है। कांग्रेस तो खेमेबाजी पे ही चलती रही है, मैं ये कह रहा हूं। इस हालात में भी चल रही है। नहीं, ये हालात में चल के आ रही में दौड़नी चाहिए थी ना अभी की हालत में, लेकिन वो चल भी पा रही के लिए दिक्कत है। मैं ये कहना चाह रहा हूं उनके, मैं मैनिफेस्टो को मैं तो बहुत तारीफ करता हूं। मैं आपको कांग्रेस मैं करता हूं, मैं बोल रहा हूं करता हूं, लेकिन उस चीज के लिए बाहक तो और ये जो भाजपा भी एक समय भी D4 से चलती थी, वो रहती है। क्योंकि लेकिन क्या हालात हुई थी G4 के बाद बीजेपी की? मैं वही कह रहा हूं के बाद 2000 मतलब मुझे उमा भारती के ने सार्वजनिक तौर पे जो बोला था वो किसी से देखिए आज के डेट में आप अपने लोगों से आपने आज के डेट में आपने कांग्रेस की सारी चीजें गिना दी, ये भाजपा के बारे में भी गिनाई जा सकती है। बिल्कुल गिनाते थे हम स्ट्रॉन्ग लीडर। अच्छा सतीश जी आप बताइए क्या भाजपा के बारे में हम नहीं गिनाते थे जब उमा भारती कहती थी, जब कल्याण सिंह? अरे भाई तो कर्नाटक की आप बात करें तो उसकी भी तो बात करिए, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री था नलिन मेहता पब्लिकली बीते 15 सालों के अंदर बीजेपी में इस तरह का शो ऑफ हुआ हो, आप बदल जाए। मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। देखिए अगर आपने कर्नाटका की बात की, बिल्कुल सही आपने कहा, येदियुरप्पा और सुरेश के बीच में हुआ था, इसीलिए भाजपा हारी भी है तो कर्नाटका में। लेकिन डिफरेंस कांग्रेस और भाजपा में यह, देखिए हर एक पार्टी में महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, हर एक पार्टी में गुट होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि इस वक्त की भाजपा में क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग
तो वो लीडरशिप तो यही होती है ना कि किस तरह से जी के पास पैरों पे हाथ रखते हुए मैं पूछना चाहता हूं, जब भाजपा 2 सीट पे भी थी, हमारी विचारधारा इतनी तगड़ी थी कि भाजपा के 500 टुकड़े नहीं हुए, कांग्रेस A to लेकर Z हुई जब कांग्रेस सत्ता में थी। तो ये फेमस लॉकी वाला वीडियो का लॉकी वाला वीडियो आप ही के शो आज आप दोबारा डाल देना कभी। तो केवल मेरा एक कहना है कि हमारी टाइम इज ओवर, लेकिन ये मेगा हमारा जो एडिशन है ये जारी रहेगा, लेकिन कल रात 9 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक इंटरव्यू दिया है एक नेशनल ब्रॉडकास्टर को, और इस इंटरव्यू में हर वो सवाल है जो आपके मन में है आपको सुनाई देगा, क्योंकि ये वाकई नरेंद्र मोदी के साथ सवालों का आर पार है। ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? साथ